नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप सभी जानते हैं 19 मार्च 2023 यानी कि आज से 5 दिन बाद आप सभी का एग्ज़ाम है BE सिल यानी कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका। आप सभी जानते हैं, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। मुझे उम्मीद है आपने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लिया होगा। तो साथियों, BE का एग्ज़ाम है स्टाफ नर्स का। पिछली बार का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, आज हम वो डिस्कस करेंगे। और मैं आपको फिर से बताऊं कि जो बेसिक का जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, बेसिक लेवल होता है काफ़ी ज़्यादा। इसमें एडवांस की कोई ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते नहीं हैं। काफ़ी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस को। तो आप सिंपल लाइंस एंड वन लीनियर जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर फोकस कीजिएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट है एग्ज़ाम का। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग अलार्म स्टेज ऑफ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। यानी कि यहाँ पूछा गया है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम गैस उस समय जब अलार्म स्टेज पहली स्टेज होती है, तो क्या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं जो बॉडी एक्सपीरियंस करती है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका डिक्रीज ब्लड प्रेशर, दूसरा है वेसोडाइलेशन, तीसरा है आपका डिक्रीज मेंटल अलर्टनेस एंड फोर्थ है आपका इनिशिएशन ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन एक्टिविटीज़। सो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। इनिशिएशन ऑफ एंडोक्राइन एक्टिविटीज़ जो है, ये रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, जो कि अलार्म स्टेज में बॉडी एक्सपीरियंस कर रही होती है। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेंगे हम। अलार्म स्टेज ऑफ गैस यानी कि जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, आपने जो भी पढ़ा ये रहा, आपको फिर से दिखा देती हूँ। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, जिसे हम बोलते हैं गैस। ओके, तो जो गैस है GAS गैस, उसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो है अलार्म, ऑफन एक्म्प्लाइड बाय द इंक्रीज मेंटल अलर्टनेस, इनिशिएशन ऑफ एंडोक्राइन एक्टिविटीज़ एंड वेसोकॉन्स्ट्रिक्शंस। ठीक है, और साथ में जो एग्जॉशन स्टेज होती है वो ऑफन एक्म्प्लाइड होती है बाय द डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड वेसोडाइलेशन। यानी कि पहली स्टेज जो होती है हमारी अलार्म स्टेज, उसमें देखने को मिलता है इंक्रीज मेंटल अलर्टनेस, इनिशिएशन ऑफ द एंडोक्राइन एक्टिविटीज़ एंड वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। और जो लास्ट स्टेज होती है एग्जॉशन स्टेज, थर्ड स्टेज होती है, उसमें ऑफन एक्म्प्लाइड बाय जो कि देखी जाती है डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड वेसोडाइलेशन। तो आज हमने गैस के बारे में थोड़ा पढ़ा और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस इज एंक्शियस पेशेंट में रिक्वायर द शॉर्ट टर्म फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। यानी कि नर्सिंग डायग्नोसिस, ये सारे नर्सिंग डायग्नोसिस हैं जो कि एक एंक्शियस पेशेंट के हैं। सॉरी, एक मिनट। ऑल राइट, सो नर्सिंग डायग्नोसिस दे रखे हैं आपको 4 ऑप्शन में से, जो कि एंक्शियस पेशेंट के आपको देखने को मिलेंगे। एंक्शियस पेशेंट है, उसका शॉर्ट टर्म फार्माकोलॉजिकल थेरेपी करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है डिफेंसिव कोपिंग, दूसरा ऑप्शन है डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, तीसरा है डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस एंड चौथा है आपका एम्बिवेलेंस। सो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न जो है एंक्शियस पेशेंट में देखने को मिलेगा, जो कि शॉर्ट टर्म फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की रिक्वायरमेंट उसमें पड़ती है डिस्टर्ब स्लीप में। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेंगे हम। यहाँ पे जैसे कि लिखा है, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न are often treated with appropriate sedative and hypnotics। जो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है उसको अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट किया जाता है, जैसे कि सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। और जो बाकी के ऑप्शन में आपने पढ़ा होगा डिफेंस कोपिंग एंड एम्बिवेलेंस, और साथ ही साथ लिखा है डिस्टर्ब थॉट प्रोसेसेस आर द लेस अमेनेबल टू शॉर्ट टर्म फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स। ओके, सो यहाँ पे शॉर्ट टर्म फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है पेशेंट को चाहिए फॉर द डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर शुड नॉट बी यूज्ड इन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर जो वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, नैरो करते हैं, वो मेडिकेशंस जो है कौन सी ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं करना है। पहला है न्यूरोजेनिक शॉक, दूसरा है आपका हेमरेजिक शॉक, तीसरा है आपका सेकेंडरी शॉक एंड फोर्थ इज़
hypotension due to spinal anesthesia. So the right answer is option number B, hemorrhagic shock. In the condition of hemorrhagic shock, we will not use the vasoconstrictor drugs because vasoconstrictors should not be used in hemorrhagic shock as it may lead to severe arteriolar vasoconstriction and cause the tissue ischemia. And in hemorrhagic shock, the body's normal response is vasoconstriction to divert the blood toward the vital organs. Hemorrhagic shock में vasoconstriction नहीं देंगे क्योंकि आर्टरीज में vasoconstriction जब सीवियर लेवल पे होगा तो वहाँ पे टिश्यू इस्चीमिया की कंडीशन होगी और नेक्रोसिस की कंडीशन भी क्रिएट हो जाएगी बाद में. सो इन हेमरेजिक शॉक की कंडीशन में बॉडी का जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है वो ऑटोमेटिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है. जब बॉडी में हेमरेजिक शॉक होगा तो बॉडी नेचुरल मैकेनिज्म के थ्रू क्या करेगी, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगी. बट अगर आप साथ साथ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मेडिकेशन भी दे दोगे तो जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है वो सीवियर लेवल पे हो जाएगा जिसकी वजह से टिश्यू ने इस्चीमिया देखने को मिलेगा और वहाँ पे बॉडी में नेक्रोसिस कॉज होगा. ठीक है. और उसके साथ साथ जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है उसके जो ब्लड फ्लो है वो भी काफ़ी अफेक्ट होगा जिसकी वजह से सीवियर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जो है कॉज कर सकता है टिश्यू हाइपोक्सिया and aerobic respiration and even death. So we should avoid the vasoconstrictor in the condition of hemorrhagic shock. Okay, so the next question is, Miss Babita is in the emergency room after being involved in traffic accident. Miss Babita का traffic accident हुआ है. So what should be an sign early sign of hemorrhagic shock? अब पेशेंट को हेमरेजिक शॉक है. हेमरेजिक शॉक तब होता है जब पेशेंट को ब्लीड होता है, हेमरेज होता है, उस कंडीशन में बॉडी को शॉक होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोवोलेमिया. आपने सुना होगा हाइपोवोलेमिया शॉक विच इज़ ऑल्सो नोन एज हेमरेजिक शॉक. ओके, सो अर्ली साइन बताना है आपको हेमरेजिक शॉक का. ठीक है, अर्ली साइन पहला ऑप्शन है आपका इंक्रीज ब्लड प्रेशर, पेलर, इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड डीप ब्रीथिंग. सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट. इंक्रीज हार्ट रेट ही अर्ली इंडिकेटर है फॉर द हेमरेजिक शॉक. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमरेजिक शॉक इज सडन सर्कुलेटरी शॉक. हेमरेजिक शॉक जो है एक सडन सर्कुलेटरी शॉक है विच इज़ हैपन बिकॉज ऑफ ह्यूज ब्लड लॉस. जैसे कि मैंने आपको बताया ह्यूज ब्लड लॉस होने की वजह से जो शॉक होता है वो हेमरेजिक शॉक है. और इस कंडीशन में इंक्रीज हार्ट रेट एंड पल्स रेट जो है वो ये शो करेगा कि ये अर्ली साइन है हेमरेजिक शॉक का. सो इट हैपन्स एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म. तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है बॉडी का ड्यू टू रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन. तो इस कंडीशन में बॉडी से एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं और ये बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म है जो कंपनसेट करता है बॉडी को. ठीक है, विच मेक द हार्ट टू बीट द फास्टर, जिससे कि कंपनसेट करती है बॉडी और हार्ट क्या करता है, जो हार्ट है वो बीट करता है फास्टर जिससे कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रमोट हो और वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो जा सके और वहाँ का जो परफ्यूजन है वाइटल ऑर्गन्स का वो मेंटेन रहे. सो ये मेंटेनेंस का कंपनसेटरी मैकेनिज्म है बॉडी का. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सियल स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स कंसिस्ट होती है आपसे ये पूछा गया है. पहला है आपका 40 बोन्स, सेकेंड है 80 बोन्स, थर्ड है आपका 100 बोन्स एंड फोर्थ है 126 बोन्स. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 80 बोन्स. 80 बोन्स इज प्रेजेंट इन एक्सियल बोन्स. ठीक है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम. एंड द नेक्स्ट इज adequacy of fluid replacement in a patient with shock is best determined by. So पहला ऑप्शन है आपका systolic blood pressure above the 100 mm of Hg and second option diastolic blood pressure above the 100 mm Hg, urine output of 30 ml per hour and urine output of 50 ml per hour. So the right answer आपका जो है मैं दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा मिसमैच हो गया. सो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरिन आउटपुट 30 ml per hour. यूरिन आउटपुट 30 ml per hour. It indicates the adequacy of fluid replacement in the patient with shock. Okay, so the next question, most common symptom of sliding hiatal hernia. मोस्ट कॉमन सिम्टम पूछा गया है
स्लाइडिंग हाइटल हर्निया के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, फीलिंग ऑफ फुलनेस, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स, या ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ईसोफेजियल गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स जो है मोस्ट कॉमन सिम्टम है फॉर स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज सजेस्टिव ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अब यहाँ पे लिखे हैं 4 ऑप्शन, उनके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका सजेस्टिव सिम्टम कौन सा है 4 ऑप्शन में से। तो पहला है ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, ब्रेस्ट टेंडरनेस, darkening of the nipple and discharge from the nipples। so ऑप्शन नंबर डी में बोला है डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल, जो कि राइट आंसर है। निप्पल से डिस्चार्ज आना, ठीक है, ये एक मोस्ट कॉमन सिम्टम देखा जाता है ब्रेस्ट कैंसर में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूरेंटाइन। क्यूरेंटाइन क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्यूरेंटाइन काफी नाम सुना होगा आपने कोरोना के वक्त कि हमारे साथी है, हमारे पड़ोसी हैं जो क्वारंटाइन हैं, ठीक है, जो भी है, काफी लोग हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं क्वारंटाइन होने का मौका मिला होगा कोरोना काल में 1-2 बार जरूर। तो क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पे मतलब नहीं पूछा है, यहाँ पे मीनिंग नहीं पूछा है, सिर्फ इतना पूछा है कि क्वारंटाइन किस चीज से, किस बात से या कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है, रिलेट करके पूछा गया है क्वारंटाइन को। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड, मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड, सीवियर इंटरवल, सीरियल इंटरवल एंड जनरेशन टाइम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड जो है राइट आंसर है, बिकॉज क्वारंटाइन में जो टाइम पीरियड होता है इंक्यूबेशन का वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, क्वारंटाइन 14 डेज के आसपास का होता है एवरेज, ऑन एवरेज, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है आपको सामने, परसिस्टेंट लैक ऑफ एपेटाइट। परसिस्टेंट लैक ऑफ एपेटाइट है, ठीक है, लैक ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या होता है, परसिस्टेंटली है, यानी कि हंगर है बट एपेटाइट नहीं है। हंगर एपेटाइट में फर्क है। हंगर जो है एक भूख लगनी और एपेटाइट मन ना होना, ठीक है, एपेटाइट और हंगर में फर्क है। यहाँ पे लैक ऑफ एपेटाइट है, यानी कि भूख तो लगती है लेकिन मन नहीं करता है खाना खाने का। सो द लैक ऑफ एपेटाइट ऑफन अकरिंग विद वॉमिटिंग एंड सीवियर वेट लॉस। अगर लैक ऑफ एपेटाइट वॉमिटिंग एंड सीवियर वेट लॉस के साथ आ रहा है तो उस टर्म को क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज ऑप्शन नंबर बी, एनोरेक्सिया नर्वोसा इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर लैक ऑफ एपेटाइट विद वॉमिटिंग एंड सीवियर वेट लॉस। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, nurse observe a convulsions and twitching of extremities in a newborn infants. So what could be the probable cause, यानी कि न्यूबॉर्न इन्फेंट है, न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न की जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो ट्विच कर रही है और ऑब्जर्व कर रही है नर्स की कन्वर्जन्स आ रहे हैं। तो इसका कॉज पूछा गया है कि मोस्ट प्रोबेबल क्या कॉज हो सकते हैं यहाँ पर कन्वर्जन्स के कॉज होने के, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन सामने है आपका एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया को सफोकेशन भी बोल सकते हैं हम। सफोकेशन, meningitis, inflammation of the meninges layer which is covered the outermost which is covered the cranium and spinal cord, ठीक है, by the 3 layers of meninges layer. So next is cerebral hemorrhage, cerebral part में hemorrhage होना, bleeding होना severe level पे and infection हो जाना, ठीक है। तो इन सभी में से राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, सेरेब्रल हैमरेज। सेरेब्रल हैमरेज होने से ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज में डिस्ट्रप्शन आएगा, इंटरप्शन आएगा बीच में, जिसकी वजह से बेबी में कन्वर्जन्स देखने को मिलेंगे। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेरेब्रल हैमरेज। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन का मतलब है रिप्रोड्यूस करना, अपने में से ही किसी को फिर से प्रोड्यूस करना, वो रिप्रोड्यूस होना है। और ये पूछा गया है बैक्टीरिया में से, जो कि मोस्ट कॉमन मेथड पूछा गया है कि बैक्टीरिया कैसे करता है। तो बैक्टीरिया का जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो है बाइनरी फिजन, ठीक है, बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमन टाइप है एंड इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बाइनरी फिजन जो है टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है
और बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है पेरेंट सेल का वो डिवाइड होता है बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और अल्टीमेटली 2 न्यू डॉटर सेल्स जो हैं फॉर्म्ड हो जाती हैं। सो इट इज द सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और ये जो बाइनरी फ्यूजन है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही देखा जाता है, जैसे कि अमीबा या पैरामीशियम एटसेट्रा ऑल। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while assessing the vital sign of patient having the recurrent attack of seizures the nurse should what। सो यहाँ पे पूछा गया है, बच्चा एक पेशेंट है जिसे अटैक आ रहे हैं सीजर्स के रियकरिंग, एक के बाद एक रियकर अटैक्स आ रहे हैं सीजर्स के। तो वाइटल साइन असेस करते वक्त, ध्यान से पढ़ना, वाइटल साइन को असेस करते वक्त नर्स क्या करेगी। ठीक है, तो वाइटल साइंस में नर्स क्या करेगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। टेक द एक्सिलरी टेम्परेचर एवरी 4 आवर्ली। एवरी 4 आवर्ली एक्सिलरी टेम्परेचर लेना ज़रूरी है, क्योंकि सीजर्स की कंडीशन में बेबी को फेब्राइल है या नॉन फेब्राइल है ये देखना इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट हु कीप्स रिपीटिंग अ वर्ड ओवर एंड ओवर डेमोन्स्ट्रेटिंग। किसी के डेमोन्स्ट्रेशन को देखकर ओवर एंड ओवर रिपीटेशन किसी के एक्टिविटी को अगर पेशेंट कर रहा है तो उस टर्म को हम बोलेंगे इकोलालिया। ऑप्शन नंबर सी इकोलालिया। ठीक है, इकोलालिया एक ऐसा टर्म है जहाँ पे पेशेंट जो है रिपीट करता है ओवर एंड ओवर किसी के सामने वाले की डेमोन्स्ट्रेशन को देखकर। ठीक है, इकोलालिया। सॉरी, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी, थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, इकोलालिया नहीं है। फिर से मैं आपको बता दूँ, जैसा कि मैंने बताया इकोलालिया नहीं है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और टाइम से याद आ गया, देख लिया मैंने, इकोपेरेक्सिया। स्पेलिंग में आपको बताती हूँ, ECHOPRAXIA। ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना, इकोपेरेक्सिया। ठीक है, किसी के डेमोन्स्ट्रेशन को देखकर रिपीट करना उसकी एक्टिविटीज, उसे हम बोलेंगे इकोपेरेक्सिया। ठीक है, बट अगर किसी के बोले हुए शब्दों को, वर्ड्स को, ठीक है, वर्ड्स को रिपीट करेंगे तो उसे बोलेंगे हम इकोलालिया। ठीक है, सो इकोलालिया का मतलब है वर्ड्स को ओवर एंड ओवर रिपीट करना, एंड इकोपेरेक्सिया का मतलब है किसी की एक्टिविटी को ओवर एंड ओवर रिपीट करना। ठीक है, तो दोनों टर्म्स सिमिलर है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। ठीक है, अब भी मुझे हो गया थोड़ा सा। तो इकोलालिया, इकोपेरेक्सिया याद रखना। इकोलालिया में वर्ड्स को, बोले हुए शब्दों को रिपीट करता है पेशेंट, और इकोपेरेक्सिया में सामने करी हुई एक्टिविटी को देखकर वो रिपीट करता है उसकी हरकतों को, तो उसे बोलते हैं इकोपेरेक्सिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, इकोलालिया। एंड नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, नर्स इज असेस द वाइटल साइंस ऑफ पेशेंट विद हेड इंजरी। हेड इंजरी है पेशेंट को और उसके वाइटल साइंस असेस कर रही है हमारी नर्स। ठीक, सो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स इंडिकेट द इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो अब जब वो लेकर आएगी अपने वाइटल साइंस, तो उसमें से कौन सा ऐसा फाइंडिंग है जो नर्स को मिलने वाली है जिससे ये सजेस्टिव होगा कि पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो कैसे पता चलेगा, पहला ऑप्शन है स्टीरियोटाइप, बी में है ब्रेडिप्निया यानी कि जो रेस्पिरेटरी रेट है वो लेस देन नॉर्मल चला गया है, लेस देन नॉर्मल। और नॉर्मल रेट क्या होता है ब्रीथिंग का, 12 to 20 बीट्स पर मिनट। ओके, ये नॉर्मल रेंज है, इससे नीचे जाता है तो वो ब्रेडिप्निया की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। एंड नेक्स्ट है वाइड पल्स प्रेशर में वाइडनेस है। ठीक है, एंड डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाइड पल्स प्रेशर देखने को मिलेगी आपको इंट्राक्रैनियल प्रेशर की इंक्रीज होने पे। ठीक है, वाइड पल्स प्रेशर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बेसिल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर दूंगी मैं आपको, आप टेंशन मत लेना। ठीक है,
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपडेट को टाइम से लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि सारी वीडियो मेरे अपलोड करते ही आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए, आप मिस ना कर सकें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम्स।